केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आप सभी का दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। क्लास आपसे जुड़े हर उस विषय की है जिसे पढ़कर आप देश के सजग नागरिक बनते हैं और न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं बल्कि कर्तव्यों को भी याद रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। किस वादे के साथ? इस वादे के साथ कि पढ़ाऊंगे ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि पाठशाला में आज आपके लिए क्या क्या खास है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किस पर लगेगी क्लास। चैप्टर नंबर 1 राजनीतिक विज्ञान की क्लास, जहां अनशन से बैर नहीं लेकिन एजेंडे की भैया खैर नहीं। सब चलेगा देश में लेकिन देश विरोधी एजेंडा नहीं चल सकता। गलत मंच पर वांगचुक, याद रखिए इतिहास नायकों को पसंद करता है, मोहरों को नहीं। चैप्टर नंबर 2 सामाजिक विज्ञान की क्लास में आज का चैप्टर है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आजम खान के विश्वविद्यालय पर पहुंचने वाला है। क्या जौहर यूनिवर्सिटी के मौजूदा हालत का कारण लालच है? और फिर आएगा चैप्टर नंबर 3 इंटरनेशनल रिलेशन की एक क्लास जिसमें आज का चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट से हारे तो अब कानून के सहारे। टैरिफ टेरर दिखाएंगे ट्रंप। भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ का रशियन कनेक्शन क्या निकला है वो आप जानेंगे। और फिर आएगी आपको खुश खबरी देने वाली एक खबर। इनोवेशन की क्लास में आज का चैप्टर है ना इंजन से धुआं ना तारों का झंझट। आ गई है नई ट्रेन, नई तकनीक करोड़ों की, लेकिन टिकट मात्र 5 रुपए में। और फिर सोचा है कभी धर्म और शिष्टाचार अगर इनका अद्भुत संगम हो जाए तो क्या होता है? तो चलिए शुरुआत करें। चैप्टर नंबर 1 आपके सामने रखूं। इसमें राजनीति की बात होगी, समाज विज्ञान और नैतिक शिक्षा तीनों का जिक्र आ जाएगा। अनशन से बैर नहीं है। इस देश ने तो अनशन करने वालों को सर आंखों पर रखा है। अनशन से बैर नहीं है लेकिन एजेंडे की खैर नहीं है। गलत मंच पर है वांगचुक साहब। याद रखिए इतिहास नायकों को पसंद करता है, मोहरों को नहीं। और इतने गंभीर और बड़े शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है आज न्यूज की पाठशाला में, आप आगे आगे देखते जाइए। फिल्म 3 इडियट्स का एक डायलॉग सुनाऊं? लाइफ एक रेस है, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। याद आया? इस डायलॉग का इस्तेमाल और जिक्र आज मैं क्यों कर रही हूं? क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन चल रहा है जिसमें सोनम वांगचुक अनशन पर है। कहते हैं कि फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने जिस फुनसुक वांगड़ू का किरदार निभाया था वो सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। ऐसा लगता है कि फिल्म के डायलॉग जिसको मैं अभी पढ़कर सुना रही थी उस डायलॉग को कॉकरोच आंदोलन ने अपने हिसाब से समझ लिया है। अब तमाम कॉकरोच लाइफ को एक रेस मानकर शॉर्टकट के चक्कर में है। इतनी हड़बड़ी में है कि पूरे आंदोलन की आत्मा को कुचलने पर उतारू हो गए हैं। सोनम वांगचुक 59 साल के हैं और पिछले 19 दिनों से अनशन पर है। उनका वजन कम हो रहा है, वाइटल्स ठीक है, लेकिन हालात बहुत नाजुक हैं। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि उनकी नियमित जांच करवाइए। डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर अगर जरूरत पड़े तो फौरन हस्तक्षेप भी कीजिए। आज हम भी कहना चाहेंगे कि सोनम वांगचुक का जीवन बहुत कीमती है। शिक्षा की बात कर लीजिए, पर्यावरण की बात कर लीजिए, विज्ञान की बात कर लीजिए, वहां लेह में मौजूद सैनिकों के लिए कुछ बहुत शानदार कदम उठाने की बात कर लीजिए, वो सब उन्होंने किया है और इससे उनका कद ऊंचा ही हुआ है। लेकिन जंतर मंतर पर जारी आंदोलन को लेकर देश में एक धारणा तैयार हो रही है
और उस धारणा को भी आपको देखना और समझना पड़ेगा। मैं आपसे सवाल पूछती हूं, क्या आप सोनम वांगचुक जो अनशन कर रहे हैं और जिस तरीके का मंच अभी वहां पर सजा हुआ है और जिस तरीके के लोग उस मंच पर आ रहे हैं, क्या आप वहां जाना चाहेंगे एक आंदोलनकारी के रूप में? देखने के लिए नहीं, एक आंदोलनकारी के रूप में कि सब छोड़ दूं और वहां धरने पर बैठ जाऊं। क्यों ऐसा करेंगे कि आप वहां नहीं जाएंगे? आप जाएं तो बहुत अच्छा, पर अगर नहीं तो इसके पीछे की वजह क्या है? उसी धारणा का मैं जिक्र कर रही हूं। वो धारणा यह है कि सोनम वांगचुक के चेहरे को आगे करके पीछे से देश विरोधी, धर्म विरोधी, समाज विरोधी एजेंडा क्या चल रहा है। पाठशाला के इस चैप्टर में हम इसी धारणा की पड़ताल करने वाले हैं। इस देश ने हमेशा से आंदोलनों की ताकत को सलाम किया है, हमेशा से। और अनशन तो वो ताकतवर हथियार है कि जब जब जिसने किया, ये देश उसके आगे झुका है। इज्जत में, अदब से और एहतराम से उस अनशन करने वालों के आगे सर झुका दिया है। आजादी और लोकतंत्र की रीढ़ भी ऐसे ही आंदोलनों से तैयार हुई है। महात्मा गांधी ने अनशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। आजादी के बाद 1952 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उन्होंने कर्मचारियों के अधिकारों के लिए 21 दिन का उपवास किया था। सन 74 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंक दिया था। और उसकी तो कहानी ही अलग है, लेकिन बहुत दूर को जाने की आपको जरूरत भी नहीं है। इसी दिल्ली में अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था, याद है ना आपको? पूरे देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मंच पर ला खड़ा किया था। लेकिन महात्मा गांधी और जेपी के अनशन से सोनम वांगचुक के अनशन की तुलना नहीं हो सकती है। जानते हैं क्यों? महात्मा गांधी हमेशा एक बात कहते थे, और आप भी इस बात को जरा ध्यान से और गौर से सुनिएगा। वो कहते थे, और पूरे जीवन इस बात पर वो कायम भी रहे, कि साध्य तक पहुंचने का साधन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। मतलब जानते? मतलब ये, अगर आपका लक्ष्य पवित्र है तो लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही पाक साफ होना चाहिए। आपके साथ कारवां में इस वक्त जो लोग चल रहे हैं, वो किस तरह के लोग हैं? क्योंकि वो जिस तरह के लोग हैं, कारवां भी उसी तरीके का होगा। अफसोस सोनम वांगचुक जी, आप जिस रास्ते से मंजिल तक पहुंच रहे हैं वो बहुत भटका हुआ दिख रहा है। उसकी कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ कह रहा है। किसी को मोदी से बैर है, किसी को हिंदू धर्म से बैर है, किसी को आबो हवा से बैर है, किसी को भारत से बैर है। आंदोलन का मंच पवित्र नहीं है सोनम वांगचुक जी, क्योंकि जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के इर्द गिर्द और जंतर मंतर पर उस मंच पर जो लोग मौजूद हैं, वो जैसी बातें कर रहे हैं, वो इस देश के धर्म, इस देश की संस्कृति, समाज के मुखालिफत करते हुए बोल रहे हैं। और देश को यह कतई बर्दाश्त नहीं। देश सब बर्दाश्त करता है, लेकिन यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति पर किसी तरह का हमला वो बर्दाश्त नहीं करता है। ये आज का भारत है, ये नव भारत है। मानते होंगे कई लोग सोनम वांगचुक जी को बहुत बड़ी हस्ती, लेकिन इस वक्त वो प्लेटफॉर्म गलत है, वो कैंप गलत दिखाई दे रहा है। सोनम वांगचुक जिस मंच पर बैठे हैं, वहां से जो आवाजें आ रही हैं, वो देश को आहत करने वाली हैं। और मैं आपके सामने उदाहरण पेश कर लूंगी, जरा सुन लीजिए आप। इस मंच पर कौन कौन लोग हैं सुन लीजिए, और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आपका भी माथा शर्म से झुक जाएगा। ये एक भाई हैं, सोनम वांगचुक जिस मंच पर लेटे हुए हैं, वहां पर ये हर बार अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। बहुत अच्छी बातें करते रहिए।
लेकिन जिस तरह के बयान देते हैं यहां भी और इससे पहले भी दिए हैं, वो बहुत ही निचले स्तर के, भड़काऊ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है। और अगर आप किसी धर्म के खिलाफ है तो उसका भी एक लहजा, एक तरीका होता है। ये भाई साहब कहते हैं संत प्रेमानंद महाराज को महाराज क्यों कहूं मैं, वो कहां का महाराज है, उनका कौन सा किंगडम है। अरे पर प्रेमानंद जी ने आपके साथ ऐसा क्या गलत कर दिया? इस आदमी ने तो मुझे नहीं लगता जीवन में किसी तरह का कोई कटु शब्द बोला भी होगा। ये देश इज्जत देना जानता है सूफियों को, संतों को। फिर एक मंच पर मोहतरमा पहुंची है स्वरा भास्कर, नाम तो आप जानते ही हैं, मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूं। खैर, फिलिस्तीन के दर्द पर बहुत दुख होता है, लेकिन पहलगाम के नरसंहार पर चुप हो जाती है, कोई आवाज नहीं निकलती। आपको तो याद ही होगा सीए वाला प्रोटेस्ट, कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब देश से बाहर जाना होता है तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं? ये कागज, पासपोर्ट। किसका पासपोर्ट होता है? इंडिया का। लेकिन बाकी सबको क्या कहते हैं? कागज नहीं दिखाएंगे। फिर इनसे पूछते हैं कि भैया क्यों आप गलत बयानी कर रही हैं? जब पूछा जाता है मैडम से कि बताइए किस बात की दिक्कत है आपको सीए में, तो एनआरसी से उसकी तुलना करने लग जाती है। फिर कहते हैं मैडम ड्राफ्ट कहां है? कोई जवाब नहीं होता है। ये वही वाली तो मैडम है, औलाद हुई नहीं लेकिन मुंडन हम पहले कर देंगे। अब ये भी पहुंच गई है वहां पर। एक एक चेहरा नोट करते रहिएगा, एक से बढ़कर एक हस्तियां वहां पर पहुंच रही हैं, और ये सब हस्तियां देखी हुई है, इसीलिए तो लोग जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इनको तो हर जगह इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं वहां के चेहरे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि कौन चेहरा जा रहा है। फिर आदमी जाता है वहां पर। एक और भाई साहब दिखाती हूँ आपको, इन्होंने तो शर्म की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं और ये थकते भी नहीं हैं, कहने को कॉमेडियन है। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के सपोर्ट में पहुंचे। आप पहुंचिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें राम जी की बात कहां से आ गई? करोड़ों राम भक्तों की भावना से खिलवाड़ करने ये आदमी पहुंच गया। कहता है सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? हिम्मत कैसे हो गई? और ये हिम्मत किसी और धर्म के लिए दिखा सकते हैं भैया? दिखा दे, मैं भी यही हूं, ये भी यही है, ऐसा बोल के दिखा दे, फिर बात करेंगे। हिम्मत कैसे हुई भैया? करोड़ों नागरिकों की आस्था पर ये मजाक उड़ाएंगे, चुटकुले करेंगे, और फिर आप कहते हैं आंदोलन में भीड़ नहीं हो रही है। बुलाइए और इन लोगों को। एक और मोहतरमा सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुंची, ये देख लीजिए, नाम क्या है इनका? अरुंधति रॉय। हाँ, और बताने की जरूरत नहीं है। क्या ही विचार मैडम के। कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग नहीं रहेगा, और आप चाहते हैं कि लोग यहां पर पहुंचे, वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था, जो देश की सेवा के लिए पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, वो इस आंदोलन के साथ जुड़ेगा? माँ बाप आने देंगे? पूरा इकोसिस्टम, हर जगह ये पहुंच जाते, फैक्ट्री है इन सब की, जहां देश की साख को दांव पर लगाना हो फौरन पहुंच जाएंगे, विरोध दर्ज करना होता है इनको जाकर। हद तो यह है कि सोनम वांगचुक के साथ खड़े लोगों को अनशन की पवित्रता का भी अंदाजा नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि प्रोटेस्ट और पिकनिक स्पॉट में अंतर होता है। ऐसे आंदोलनों में अगर आप अनशन पर नहीं हैं, तब भी खान पान में एक सहजता होती है, एक अनुशासन होता है, पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी होती है कि एक संदेश जाए अच्छा। लेकिन खुद सोनम वांगचुक को अपने आसपास के लोगों को कहना पड़ गया कि कुछ तो मर्यादा रखो। और ये मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले की है। अब तो इतना अच्छे से सोनम जी बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाई 19 दिन हो गए। मैं आपसे कहूं कि 2 दिन आप कुछ ना खाइए, तीसरे दिन
आपकी भी हालत खराब होने लगेगी, सारी एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी। मैं फिर कह रही हूं, सोनम वांगचुक के अनशन का सम्मान है, सोनम वांगचुक के हम साथ हैं, और सोनम वांगचुक जो चाह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य जो है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हाँ, हम इस पर आपके साथ हैं। लेकिन आपके साथ जिन लोगों को आप ले आए हैं, क्या देश उनके साथ है? माफ कीजिएगा सोनम जी, आप स्वस्थ रहें, आपकी पूरी इज्जत है। लेकिन अगर आपके मंच का इस्तेमाल करके कोई भारत के धर्म, भारत के समाज, भारत की संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे आंदोलनों पर सच में धिक्कार है। यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, इस्तीफे होंगे नहीं होंगे, लेकिन आंदोलन की आड़ में भारत की अस्मिता पर चोट करने की इजाजत यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं इसीलिए कह रही हूं सोनम वांगचुक जी, इस देश को नीचा दिखाकर ताली बजाने वाले गैंग ने आपके इस अनशन को, आपके इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। अपने एजेंडे के लिए आपके सीधे साधे चेहरे का इस्तेमाल कर लिया है। ये आपको मोहरा बना रहे हैं, वरना आपको क्या लगता है, जो बच्चे हैं नीट के, उनके मां बाप सबसे पहले यहां आते हैं। एग्जाम देकर वो नीट के सारे बच्चे आज यहां होते। यह आंदोलन हाईजैक हो गया है, और शक तब और गहरा हो जाता है जब आंदोलन की कोख से निकले नेता भी इस मंच के हमदर्द बनने लगते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रही हूं, वही अरविंद केजरीवाल जी जो अन्ना आंदोलन की देन है। याद कीजिए, तब देश स्वतः स्फूर्त होकर सड़कों पर आ गया था। आप में से भी कई लोग गए होंगे आंदोलन में, कई लोग आप में से गए होंगे। लोग अपनी मर्जी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। उस वक्त तो अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की, पारदर्शिता की, नई राजनीति की क्रांतिकारी बातें करते थे। लेकिन आज की हकीकत क्या है आप भी जानते हैं। मुझे वो बात कहने की जरूरत नहीं है आज, इसलिए मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगी, वांगचुक जी सावधान रहिए। जो राजनीति अन्ना हजारे जैसे तपे तपाए गांधीवादी समाज सेवी को धोखा दे सकती है, वो आपके आंदोलन को किस एजेंडे के तहत सपोर्ट कर रही होगी, सोचने की बात है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। केजरीवाल पहले किसी और का नाम लेकर कहते थे कि वो दुनिया के बेस्ट शिक्षा मंत्री हैं। आज उन्होंने कह दिया कि सोनम वांगचुक देश के शिक्षा मंत्री बनने चाहिए। इस पूरे खेल में हमारा विपक्ष कितना लाचार नजर आ रहा है। क्या विपक्ष के पास आज कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा? क्या उसे अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक ऐसे कंधे की जरूरत पड़ गई जिसके पैरों तले जमीन ही नहीं है? कॉकरोच जनता पार्टी। जंतर मंतर के मंच पर समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव भी पहुंची, और लेकिन जिस तरीके से डिंपल जी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, आप सुन लीजिए। युवा सांसद समाजवादी पार्टी से डिंपल कपाड़िया जी हमारे युवा सांसद समाजवादी पार्टी से डिंपल कपाड़िया जी हमारे। और इनको देश चलाना है, इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री चलानी है। जिस मंच पर सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं, वहां उन्हें घेर कर खड़े लोगों को डिंपल यादव और डिंपल कपाड़िया में फर्क ही नहीं मालूम। हम इसलिए कह रहे हैं कि इस आंदोलन ने लोगों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि यह आंदोलन वास्तविक चिंताओं से भटककर राजनीतिक द्वेष का अखाड़ा बन चुका है। यही वजह है कि जिस आंदोलन के पीछे 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स का डिजिटल सपोर्ट दिखता है, जमीन पर औसतन 2000 लोग भी नजर नहीं आते। हाँ, ये तादाद तब जरूर बढ़ जाती है जब किसी पार्टी का नेता वहां जाता है, साथ में समर्थक भी पहुंच जाते हैं। जाहिर है पब्लिक है, वो सब जानती है कि कब कोई आंदोलन देश हित में हो रहा है, कब उसे देश के खिलाफ टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपने तो एक शब्द सुना होगा, आंदोलन जीवी।
जानते हैं आंदोलन जीवी का मतलब क्या होता है? ये लोग आंदोलन के लिए नहीं, आंदोलन के नाम पर जीते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो खाने के लिए ही जीते हैं। ये वो वाली कैटेगरी है, दूसरी वाली। हम ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं। जितनी जल्दी ऐसे लोगों से सोनम वांगचुक को दूरी बनानी चाहिए, उतनी जल्दी हो नहीं रहा है। नीट में 23 लाख बच्चे शामिल हैं। हम चाहते हैं सबका भविष्य बेहतर हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन इस मुद्दे को औजार बनाया जाए, देश ये नहीं चाहेगा। सोनम वांगचुक से आज हम ये कहना चाहेंगे कि जब तक आपके मंच से देश विरोधी ताकतें जहरीली हुंकार भरती रहेगी, तब तक देश की जनता आपके साथ खड़ी नहीं होगी सर। ये जो वो बॉलीवुड के एक्टर और ये यूट्यूब स्टार्स और ये सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज ये स्टोरी और पोस्ट डाल देंगे, ये बड़ा आसान होता है। कितना आसान होता है पता है ना आपको? ये मैं एंकरिंग करते करते एक पोस्ट डाल देती हूँ इसमें, सोनम जी आई सपोर्ट यू, डाला और फिर खड़ी हो जाऊंगी, अपना काम करने लग जाऊंगी, डाल दिया। आप समझ रहे हैं? आप तो जानते ही होंगे इसका मतलब। और इसीलिए तो वो 2 करोड़ के आसपास जो है टिक, एक बटन ही तो दबाना है। अंदर से वो जो भाव आना चाहिए, वो भाव ये तमाम लोग जो आपके साथ मंच पर जुड़े हैं उस भाव को नष्ट कर दे रहे हैं। देश को आपकी जरूरत है सोनम जी, लेकिन सही रास्ते पर, गलत कैंप से बाहर निकलिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इतिहास आपको एक नायक के तौर पर देखना चाहता है और आप नायक हैं भी। मोहरे के रूप में मत आइए। ये मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, कटु लगेगी, लेकिन आज बहुत सोच समझकर एक एक शब्द सच्चाई के साथ आपके सामने रख रही हूं, और देश की जनता भी इससे इत्तेफाक रखती है। हम नतमस्तक हैं उन तमाम नायकों के जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। आपने भी देश के लिए काम किया होगा, लेकिन जो अभी हो रहा है उसमें वो भाव नहीं है, एजेंडा साफ दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं पाठशाला में। सोशल साइंस की क्लास लगाते हैं। 2006 में यूपी में रामपुर जिला एक यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आती है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इस यूनिवर्सिटी को बनवाते हैं। कहा गया कि आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखते वक्त मुलायम सिंह अपने 52 मंत्रियों के लाव लश्कर के साथ यहां पर पहुंचे थे। नाम था यूनिवर्सिटी का मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। आज इसी जौहर यूनिवर्सिटी पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है। अब जौहर यूनिवर्सिटी के दिन ऐसा लग रहा है पूरे हो गए। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा है कि 15 दिनों के अंदर कैंपस के 40 में से 38 भवनों को अगर खुद नहीं गिराया गया तो प्रशासन इस पर बुलडोजर चला देगा। यानी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बिना सरकारी मंजूरी के, बिना किसी सेफ्टी नॉर्म्स के खड़ी कर दी गई। 250 एकड़ में पूरी यूनिवर्सिटी फैली हुई है। यूनिवर्सिटी के 38 ब्लॉक्स में बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया, जबकि सिर्फ और 2 भवनों को जिला पंचायत से अनुमति लेकर बनाया गया। यानी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी अवैध तरह से बनी हुई है। लेकिन इकोसिस्टम जागा गया। नाम के आगे जौहर लगा है, मालिक का नाम खान है, तो इसमें भी राजनीति बीन बीन कर निकाली जा रही है। कोई कह रहा है ये मुसलमानों पर हमला है, कोई कह रहा है शिक्षा के मंदिर पर योगी सरकार का बुलडोजर है, कोई कह रहा है मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है, कोई कह रहा है कंपाउंडिंग करा लो, बिल्डिंग गिराने की क्या जरूरत है। लेकिन सवाल यह है, अवैध निर्माण को शिक्षा व्यवस्था के नाम के साथ जोड़कर क्या कानून की धज्जियां उड़ाने की खुली छूट किसी को भी मिलनी चाहिए?
कोई ये नहीं कह रहा कि जो नियम रामपुर के एक आम नागरिक के छोटे से घर या दुकान पर लागू होते हैं, वही नियम 250 एकड़ में फैले आजम खान के इस आलिशान साम्राज्य पर क्यों लागू नहीं होने चाहिए। एक बयान सुनिए, फिर आगे की बात करूंगी। अगर वे निर्धारित समयावधि में इसको नहीं हटाते हैं तो फिर प्राधिकरण द्वारा उस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। इस बात का प्रमाण है कि सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई अवसर ऐसा नहीं चूकना चाहती है कि जिसमें वो मुसलमानों या गरीबों को किसी भी तरह से प्रताड़ित न करे। ये भगवान राम के चढ़ावे चोरी में फंस गई है। इन सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये कभी जवाहर विश्वविद्यालय की बिल्डिंग गिराएंगे। देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के, नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। आप कंपाउंडिंग करा दीजिए। शिक्षक संस्थान में हिंदू मुसलमान सभी शिक्षा हासिल करते हैं और पढ़ते हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करें। जैसे ही प्रशासन ने नियमों का हवाला देकर नोटिस थमाया, वैसे ही हमेशा की तरह इस देश का एक खास इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। इस इकोसिस्टम के लिए कानून, नियम, नक्शे कोई माने नहीं रखते। इसके लिए माने रखता है सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव, एक एजेंडा। धर्म का नाम लेकर विक्टिम कार्ड खेलिए, बस। लेकिन चलिए, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पर मैं आपके सामने कुछ चीजें रखती हूं। आपको पता है, रामपुर विकास प्राधिकरण ने 1 जुलाई को जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया था। परमिशन और नक्शा पास होने के दस्तावेज मांगे थे। उनका जवाब सुना गया, उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी दिया। इसके बाद पता चला कि 38 ये जो आलीशान प्रॉपर्टी आपको अभी दिखाई दे रही है, 38 बिल्डिंग अवैध तरीके से निर्मित है। फैकल्टी के सिर्फ नाम गिनते जाइएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, स्टाफ क्लब फैकल्टी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, फिर स्टाफ क्लब, फिर फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, फिर उसके बाद एक एक करके ये देखिए पैरामेडिकल, फिर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, बीएड की और एवं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ लॉ एडमिशन बिल्डिंग, एडमिन बिल्डिंग, सब के सब बिना नक्शा पास कराए बनवा दिए गए। इसके अलावा सरकारी सड़क को भी आजम खान ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना दिया। जगह जगह गेट तक बना दिए गए। आम लोगों के लिए बनी 3.5 किलोमीटर की सड़क पर कब्जा कर लिया। आजम खान ने यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए पुल तक बनवा दिया ताकि घर से सीधे हम अपने किले तक पहुंच सके। वाह, क्या रईसी है। अब जाकर पीडब्ल्यूडी ने विश्वविद्यालय के मेन गेट के बाहर आम रास्ता होने का एक बोर्ड लगा दिया है। ये किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आप जन की प्रॉपर्टी है, आम आदमी की प्रॉपर्टी है। 3-4 तरह के घिसे पिटे कीवर्ड सामने आने लगे। एक तो धर्म वाला नैरेटिव, यहां क्यों चला दिया, वहां क्यों नहीं चलाया, शिक्षा का मंदिर कहकर गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश पूरी चालू है। देखिए, साफ और सीधी बात है, स्कूल कॉलेज बंद करने से वहां पढ़ने वाले लगभग 3000 बच्चों को तकलीफ जरूर होगी, सच है, और उसका इंतजाम करना चाहिए सरकार को। उनके भविष्य का सवाल है। लेकिन आप भी जरा कानून के लिहाज से समझिए। अगर कल को आप में से किसी के दिमाग में आए कि बगैर नक्शा पास किए अपन तो बिल्डिंग बना देते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह क्या है, बिल्डिंग बनाते हैं अपन, बिना सॉइल टेस्टिंग के
30 मंजिला आलिशान इमारत खड़ी कर देते हैं हम तो, और फिर वहां पर बच्चों का एडमिशन करा देंगे या फिर शानदार कोई हॉस्पिटल खोल देंगे। और फिर जब प्रशासन उस अवैध इमारत को गिराने के लिए पहुंचेगा तो क्या यह दलील मान ली जानी चाहिए कि साहब यहां तो मरीज है, इनका इलाज हो रहा है, इस बिल्डिंग को मत गिराइए। यह दलील चल जानी चाहिए। तो फिर ऐसे तो कल को सब क्या करेंगे कि अपनी अपनी जहां जिसको जो पसंद आएगी जमीन वहां पर बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे, स्कूल चला लेंगे, कॉलेज चला लेंगे, और फिर कहेंगे कि नहीं यहां तो बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा का मंदिर है, आप नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब शिक्षा का मंदिर दलील देने वाले, मंदिर हो, यूनिवर्सिटी हो, आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर वो गैर कानूनी तरीके से बनी है तो इस देश में कानून का ही राज चलेगा, वो हटेगा। जो भी गैर कानूनी है वो हटेगा। छात्रों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। कल को खुदा ना खास्ता बिल्डिंग में हो जाए कुछ गड़बड़ तो बिना नक्शा पास कराए, बिना इमारतें स्ट्रक्चरल सेफ्टी के गारंटी आप कैसे दे सकते हैं? कल को कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी बात, बच्चों का भविष्य और उनका साल बर्बाद ना हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में ही प्रशासन ने काउंसलिंग कैंप लगा दिए हैं। एक दलील यह भी आई है कि कंपाउंडिंग करा लो, जुर्माना लेकर छोड़ दो। तो आपको बता दूं, कानूनन कंपाउंडिंग सिर्फ 10 से 15% तक के छोटे मोटे डिविएशन पर हो सकती है। यहां तो 95% कैंपस बिना नक्शे के खड़ा है। पूरी की पूरी अवैध टाउनशिप को कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। क्या मैसेज जाएगा इससे कि पहले अवैध कब्जा करो, फिर स्कूल यूनिवर्सिटी का बोर्ड टांग दो और बाद में जुर्माना देकर बच जाओ। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी शिक्षा में भी सांप्रदायिकता देख रही है। यह भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से मुद्दा भटकाने के लिए किया जा रहा है। पर आपको याद दिला दूं कि जब चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की बात उठी, तब तो किसी ने यह नहीं कहा कि हिंदू के घर बुलडोजर क्यों चल रहा है। सबका एक मत था कि आरोपी है और अगर इसने गैर कानूनी तरीके से मकान बनाया है, भगवान राम का चढ़ावा तो इसने चुराया ही है, वो आरोप है इसके ऊपर, इसके अवैध घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। कहा ना, सबकी मांग थी। तो अब जब नियम कायदे कानून इस जौहर यूनिवर्सिटी पर लागू हो रहे हैं, तो फिर यह क्यों कहना कि मुस्लिम देखकर एक्शन हो रहा है? यह भारत के आम और कानून पसंद मुसलमानों का अपमान है बॉस। इस यूनिवर्सिटी के सो कॉल्ड जौहर की कहानी नई नहीं है। नियमों की अनदेखी की लिस्ट है और बहुत लंबी लिस्ट है। यूनिवर्सिटी की बुनियाद पर पहले भी जालसाजी, टैक्स चोरी, जबरन कब्जे, पैसे की हेरा फेरी के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। जुलाई 2019 26 स्थानीय किसानों ने अपनी 35 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की एफआईआर दर्ज कराई। अप्रैल 2024 आजम खान और उनके परिवार पर किसानों की जमीन हड़पने के 22 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। जौहर यूनिवर्सिटी कैसे आजम खान की पारिवारिक जागीर है, बताऊं आपको समझाती हूं। वहां नोट बाबू का रुख करते हैं। नमस्ते कीजिए नोट बाबू को। क्या पढ़ाएंगे भाई? आजम एंड सन्स यूनिवर्सिटी, यह है। कुलाधिपति यानी चांसलर। चांसलर कौन हुआ? चांसलर कौन हुआ? आजम खान। ठीक है। वाइस चांसलर कौन हुआ? एके के करीबी। करीबी का नाम बताऊं? डॉक्टर जहीरुद्दीन। डॉक्टर जहीरुद्दीन। फिर उसके बाद पूर्व प्रो वाइस चांसलर। प्रो वाइस चांसलर कौन होगा? गैस कर सकते हैं?
एके की पत्नी तंजीम फातिमा। फिर प्रो चांसलर, प्रो चांसलर कौन हुए, गैस कर सकते हैं? अब्दुल्ला खान। चांसलर खुद हो गए, वाइस चांसलर दोस्त हो गया, प्रो वाइस चांसलर पत्नी हो गई, प्रो चांसलर जो है बेटे हो गए। तो ये किसकी यूनिवर्सिटी? कोई कुछ नहीं बोलेगा, आंखें मूंद दी जाएगी। और वो साम्राज्य जब हिल रहा है तो कह रहे हैं कि ये धर्म पर हमला है। अरे भैया, कानूनन करते सब, किसी की मजाल के कोई आ जाता। अब आगे बढ़िए, इंटरनेशनल रिलेशन का ये चैप्टर। आज से 23 साल पहले अमेरिका के जिस रियलिटी शो द अप्रेंटिस ने डोनाल्ड ट्रंप की इमेज चुटकी में कड़क फैसले लेने वाले एक अल्टीमेट बॉस के रूप में स्थापित की थी, उस इमेज से ट्रंप शायद आज तक बाहर नहीं निकल पाए। उस रियलिटी शो में ट्रंप का फेमस डायलॉग था, यू आर फायर्ड। ट्रंप आज भी वही कर रहे हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। ट्रंप इस वक्त राष्ट्रपति के रूप में अमेरिकी इतिहास के सबसे कड़क और सबसे जिद्दी बॉस बनकर बैठ गए। ट्रंप ने दुनिया को टैरिफ टेरर का डर दिखाकर अमेरिका के आगे झुकाने की पूरी कोशिश कर दी, लेकिन खुद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के इरादों पर पानी फेर दिया है। लेकिन जिद्दी ट्रंप मानता कहां है? ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को टैरिफ टेरर में डाल दिया है। उसकी शुरुआत कर दी है शख्स ने। 2 दिन पहले यानी 14 जुलाई को अमेरिकी संसद में सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2026 नाम के एक नए विधेयक को पेश किया गया। इस विधेयक के नाम से ही साफ है कि रूस पर बैन लगाने से जुड़ा हुआ बिल है, लेकिन इस बिल के लपेटे में भारत भी है। इसीलिए आज आपको यह खबर बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। इस बिल में भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। कितना? 100%। अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो इस बार अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप को रोक नहीं पाएगा। इस बिल में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी, अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रख रहा है। संसद से विधेयक के पास होते ही ट्रंप को रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। इस बिल के शुरुआती प्रस्ताव में रूसी तेल या गैस खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, जिसे बाद में बदलकर कर दिया 100%। अगर यह बिल पास हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप की ताकत और बढ़ जाएगी। फिर वो मनमर्जी से किसी भी देश पर टैरिफ लगा सकते हैं या टैरिफ में छूट दे सकते हैं, उनकी इच्छा और मूड पर निर्भर है। इस बिल को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों का समर्थन मिल रहा है। ट्रंप इस बार पुख्ता कानूनी तैयारी के साथ टैरिफ के मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के 50% टैरिफ वाले फैसले को अवैध, असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था और यह कहा था कि अमेरिका के संविधान के मुताबिक टैक्स या टैरिफ लगाने की असली शक्ति सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस के पास है, यानी कि संसद के पास है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप सरकार को वसूले गए जो एक्स्ट्रा टैरिफ था उसे लौटाने का भी आदेश दे दिया था। फिर बाद में अमेरिकी सरकार को अब तक 81 अरब डॉलर से ज्यादा का रिफंड करना पड़ा है। इस कानूनी हार और जगहसाई के बाद अगर ट्रंप प्रशासन सीधे अपने दम पर दोबारा ऐसा कोई बड़ा टैरिफ लगाता तो अदालतें क्या करती? फौरन उसे खारिज कर देती। और इसीलिए दुनिया का बॉस बनने की सनक में चूर ट्रंप नया कानून लेकर आ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के इस बिल को अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पूरा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि यह बिल तेल और गैस से रूस को हो रही कमाई पर रोक लगाने वाला बिल है और इसीलिए अमेरिका में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट है। जब अमेरिका की बात आती है ना तो ये लोग सब एक हो जाते हैं, फिर कोई इफ बट नहीं होता। यहां कोई भी देश के विरोध में नहीं जाता या देश हित के विरोध में नहीं जाता। एक बात तो आप देखिए कि भारत में विपक्ष क्या कर रहा है।
अमेरिका के इस डबल स्टैंडर्ड बिल के खिलाफ सरकार का साथ देने की बजाय कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। कांग्रेस पूछ रही है, आखिर भारत की नीतियां कौन तय कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। अमेरिका लगातार भारत को निशाना बना रहा है, लेकिन मोदी जी तो पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। कोई बड़ी बात होगी जिसके लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। चले थे विश्व गुरु बनने, ऐसी बातें कही जा रही हैं। कांग्रेस की ये बात आपके गले नहीं उतर रही होगी, किसी भी शख्स के गले नहीं उतरी, क्योंकि जब विश्व गुरु बनने की बात होती है ना, तो हम भारत की बात करते हैं, किसी एक शख्स की बात नहीं करते, किसी एक प्रधानमंत्री की बात नहीं होती, किसी एक पार्टी की बात नहीं होती है, देश की बात होती है। तो क्या कांग्रेस अपने ही देश का मजाक उड़ा रही है? पीएम मोदी की मुखालिफत में कांग्रेस विरोध के जिस निम्न स्तर पर पहुंच गई है, उसके बारे में तो बताने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। वहां पर वो दोनों एक साथ हैं कि अमेरिका को रशिया के खिलाफ खड़े होना है तो 100% टैरिफ, चलो हम भी साथ हैं। और यहां देखिए, कब पिछली बार ये दोनों साथ दिखे थे आपको? कांग्रेस साथ दिखी थी सरकार। टैरिफ के मामले में अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड आप देखिए। इस बिल के जरिए ट्रंप एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। पहला, वो रूस की कमाई रोक सकते हैं, पहला तो यही शिकार, ताकि फंड की कमी हो जाए रशिया को, और फिर यूक्रेन का जो युद्ध है, जो लड़ रहा है रूस, उससे पीछे हटने को रूस मजबूर हो जाए। इस बिल के जरिए ट्रंप का जो दूसरा निशाना है वो है ब्रिक्स। इस संगठन में भारत है, रूस है, चीन है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है। ये पांचों देश अपनी अपनी करेंसी में ज्यादातर व्यापार करते हैं और चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन हो जाए। इसीलिए ब्रिक्स जो है अमेरिका को पसंद नहीं आता है, उसकी आंखों की किरकिरी बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर डिप्लोमेसी इसमें नहीं लगा पा रहा है। इस बिल के जरिए ट्रंप दुनिया के 3 ताकतवर एशियाई देशों को परेशान करना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ इस बिल में ट्रंप सरकार उन 15 यूरोपीय देश को 100% टैरिफ से छूट देने का प्रस्ताव रख रही है जो रूस से गैस खरीदते हैं। अमेरिका ने जापान, फ्रांस, बेल्जियम, हंगरी जैसे देशों को प्रमुख रूप से टैरिफ टेरर से बाहर रखा है। ये सारे वो मुल्क हैं, कौन कौन से? जापान, फ्रांस, बेल्जियम, हंगरी, इन पर कोई टैरिफ नहीं है, ये रशिया से तेल खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर 15 यूरोपीय देशों और अमेरिका के सहयोगी देशों को 100% टैरिफ के दायरे से बाहर रख दिया गया है। अमेरिका इन देशों को यह कहकर छूट दे रहा है कि ये देश रूस से 15% से कम गैस की आयात कर रहा है, और ये देश लगातार रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को खत्म करने के लिए कदम उठा रहे हैं। यही अमेरिका का दोहरा मापदंड है, डबल स्टैंडर्ड है। एक्सपर्ट कह रहे हैं अमेरिका को उसकी ये चाल उल्टी पड़ेगी। अब लोगों के दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि अगर अमेरिकी संसद में ये बिल पास हो जाता है तो भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील अभी अपने अंतिम दौर में चल रही है उसका क्या होगा? क्योंकि दोनों देश अभी भी इसी मुद्दे पर माथापच्ची कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट पर कितना टैरिफ लगाया जाए। दोनों देश बिना किसी ग्लोबल कंपटीशन के अपना सामान कैसे बेच सकते हैं। लेकिन अगर बिल पास हो जाता है, ट्रंप भारत पर 100% टैरिफ लगाने का फैसला लेता है, तो अमेरिका के साथ भारत की डील खटाई में पड़ेगी। क्लियर बात। इस नए बिल में राष्ट्रपति ट्रंप को यह ताकत दी गई है कि वो जिस भी देश को चाहे उस देश को चुनकर उस पर 100% का टैरिफ लगा सकते हैं, छूट दे सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या जिस तरह अमेरिका मिसाइल की नोक पर ईरान से डील करना चाहता है, उसी तरह वो भारत को भी 100% टैरिफ का डर दिखाकर भारत के साथ मनचाही डील करने का दबाव बनाना चाहता है। और ट्रंप ये बात नहीं जानते हैं, ही इज अ टफ टास्क मास्टर। क्या ट्रंप ये बात खुद नहीं कह चुके हैं कि वो बहुत टफ नेगोशिएटर है? पीएम मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है। जब पीएम मोदी और ट्रंप इस डील को फाइनल करने के लिए आखिरी राउंड में टेबल पर बैठेंगे, तब भारत के पास इस बात की गुंजाइश होगी कि वो ट्रंप पर प्रेशर डालकर एक फेयर डील को लॉक करें।
क्योंकि तब अमेरिकी कानून के मुताबिक ट्रंप के पास टैरिफ की दर बढ़ाने और घटाने की पावर होगी अगर वो विधेयक पास हो जाता है। तो हम भी देखें ये भाई साहब कहां किस मूड में कैसे पाए जाते हैं। वैसे पाठशाला में आप बिना बिजली, बिना डीजल, बिना प्रदूषण फैलाए चलने वाली नई ट्रेन का चैप्टर आपके सामने रख रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आ गई है और यह सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि देश के हर भारतीयों को गर्व का एहसास करवाने वाला पल है। ध्यान से सुनिएगा, भारत की रेल अब सिर्फ पटरी पर ही नहीं बल्कि इतिहास पर भी और इतिहास के पन्नों पर भी दौड़ती हुई नजर आएगी। कभी कोयले के काले धुएं से शुरू हुई भारतीय रेल की यात्रा आज ग्रीन एनर्जी और नई तकनीक के दौर में आ गई है। आपको याद होगा कुछ साल पहले पीएम मोदी ने ग्लासगो में जब COP26 हुआ था, उसके मंच से पूरी दुनिया से यह वादा किया था कि भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाएगा। यह ट्रेन आपको पता है उसी संकल्प की एक झलक है। कल 17 जुलाई को पीएम मोदी हरियाणा के जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना कर देंगे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इसमें खास क्या है ना? इस ट्रेन को नमो ग्रीन रेल का नाम दिया गया है। ठीक है, यह भारतीय रेल की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इस योजना के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की और तैयारी चल रही है। इस ट्रेन का मकसद क्या है? वो जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं ना, उन ग्रामीण इलाकों में चल रहे पुराने डीजल इंजन्स को बदल देना। भारत में अभी भी करीब 3000 डीजल इंजन हैं और 13000 इलेक्ट्रिक इंजन मौजूद हैं, जो प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। अब उसको भी तो कम करना है। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रेन से तो प्रदूषण नहीं होता है। बात भी सही है, लेकिन यह भी सोचिए कि इस इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाने के लिए जो बिजली बनाई जाती है उसमें 70 से 75% कोयले का इस्तेमाल होता है, जो प्रदूषण फैलाने का बड़ा कारण है। लेकिन इस हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई धुआं नहीं निकलेगा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड या प्रदूषण नहीं निकलता। इसमें से सिर्फ पानी की भाप निकलती है। छुक छुक वाली ट्रेन याद आए? पानी की भाप निकलती है, उसमें तो धुआं निकलता था और इसमें से पानी की भाप और गर्मी निकलती है। इस हैरान करने वाली तकनीक से पहले आपको इसकी कुछ खासियत बताती हूं। यह ट्रेन पूरी तरह से भारत में तैयार की गई है। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ने इसे तैयार किया है। यह ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म पर दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है। दुनिया की ज्यादातर यूरोपीय देशों की हाइड्रोजन ट्रेन में 2 से 5 कोच होते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड गेज पर चलती है। भारत की इस हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच होंगे जिसमें 1200 किलोवाट कैपेसिटी के हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम लगाए जाएंगे। अब मैं आगे आपको बताऊंगी वो सिस्टम क्या है। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी, लेकिन इसे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जाएगा क्योंकि जींद से सोनीपत के बीच 13 स्टेशन आते हैं और इन स्टेशन के बीच इतनी दूरी नहीं है कि इसे फुल स्पीड में चलाया जा सके। ट्रेन की स्पीड कम करने में ईंधन का नुकसान होगा, इसीलिए उसे 75 की स्पीड से चलाया जाएगा। यह सुबह 7:40 पर जींद से रवाना होकर 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी और वापसी में सुबह 10:40 पर सोनीपत से चलेगी और दोपहर 1 बजे जींद पहुंच जाएगी। इस ट्रेन का किराया कितना है बता सकते हैं? पर्चा हुआ ना लीक। मात्र 5 रुपए से 25 रुपए तक का किराया। और एक खासियत यह भी है कि ट्रेन दूसरी ट्रेन की तुलना में 60% कम शोर करती है। यात्रियों को शांत और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। हाइड्रोजन ट्रेन चलते फिरते पावर हाउस यानी बिजली घर की तरह होती है क्योंकि अपनी बिजली खुद बनाती है।
इसके लिए बिजली के खंभे और वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इस ट्रेन में आगे और पीछे 2 इंजन लगाए जाते हैं। इसमें हर इंजन में हाइड्रोजन टैंक होते हैं, है ना? हाइड्रोजन टैंक या फिर उसे आप सिलेंडर भी कह सकते हैं। इनमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। तो हाइड्रोजन टैंक में वही होगा। इस हाइड्रोजन को हवा से ऑक्सीजन लेकर ट्रेन में रखा जाता है। ट्रेन में जो वो फ्यूल सेल स्टैक है उसमें भेजा जाता है। ठीक है, अभी उसको, ये जो ट्रेन आपको दिखाई दे रही है, इस ट्रेन के नीचे की तरफ इंजन है। ऊपर आपको कुछ काला काला सा दिखाई दे रहा है, गेट के ठीक ऊपर कुछ काला काला सा दिखाई दे रहा है ना? वो जो ट्रेन के एकदम, हाँ, वो वहां से ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, और वो नीचे जो हाइड्रोजन सिलेंडर है वो, और वहां पर जो फ्यूल सेल स्टैक है वो मिलकर एनर्जी को जेनरेट करेंगे और फिर वो इंजन को चलाएगा और इंजन फिर पहिए को चलाएगा। इस रासायनिक प्रोसेस से सीधी बिजली बनती है। इस बिजली से ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर घूमती है जो फिर पहियों को घुमाती है और ट्रेन चलती है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह का धुआं नहीं निकलता। इसमें से सिर्फ वाटर वेपर यानी पानी की भाप निकलती है। और इसीलिए आने वाले टाइम में यही ट्रेन देश को आगे ले जाएगी, आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। सोचा है कभी लाखों श्रद्धालु कैसे दिव्य यात्रा के साक्षी बन जाते हैं? आप जानते हैं जिस पुरी में ये रथ यात्रा निकलती है उसकी रक्षा का जिम्मा किसे सौंपा गया है? इस बेड़ी का क्या संबंध है? लोक मान्यताओं के मुताबिक एक बार समुद्र की लहरें पुरी और श्री मंदिर की ओर बढ़ने लगी। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को पुरी की रक्षा का दायित्व सौंपा, कहते हुए जब भी कहीं भगवान राम का भजन होता तो हनुमान जी वहां पहुंच जाते। एक दिन उनकी गैर मौजूदगी में समुद्र अपनी सीमा पार कर जगन्नाथ मंदिर के करीब तक पहुंच गया। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को लोहे की बेड़ियों से बांध दिया। लेकिन ये बेड़ियां सजा नहीं थी, बल्कि कर्तव्य निभाने का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि जब तक बेड़ी हनुमान की निगरानी में सुरक्षित माना जाता है। आज तो घंटी थोड़ी देर से बजी है। हमारी आज सारे के सारे जो चैप्टर्स थे वो जल्दी खत्म हुए हैं, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए और आप टाइम्स नाउ नवभारत देखते रहिए। मैं कल फिर हाजिर हो जाऊंगी 8:50 पर। कहाँ? न्यूज की पाठशाला में कल।